हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 40 हिडन डिटेल्स एंड फिल्म रेफरेंसेस द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। वेरी गुड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। First time I'm getting an award, a major award in film industry, and she's still not here. ये हमने देखा था पहले मगर पूरा नहीं देखा था, इस बार हम पूरा देखेंगे। So this one goes out to her. This one's for you, mom. My dad. This one's for you. My hero. वेलकम टू सोशल। आई नो कि मैं ये वीडियो रीअपलोड कर रहा हूँ, बट यार आप आयरनी देखो कि मेरी पिछली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई थी क्योंकि मैंने शो का नाम पूरी तरह से ले लिया था। आई सेड दैट बी वर्ड जो YouTube के रूल्स के अगेंस्ट है। सो यार मैं मेटा रेफरेंसिंग पे ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और YouTube ने मेरे साथ ही मेटा रेफरेंसिंग कर दी। क्या नाम रखा है यार शो का कि अच्छी तरह से लिख भी नहीं सकते कहीं। सो एनीवे, इवन इफ इट्स री-अपलोड, सो मैंने इस बार 7 नई हिडन डिटेल्स ऐड की हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो नाउ इन दिस वीडियो विल बी सीइंग 40 हिडन रेफरेंसेस। गुरुदत्त का रेफरेंस होगा, गॉडफादर का रेफरेंस होगा, शाहरुख के एंट्री सीन पे जो ये बूट्स का शॉट है इसका एक ब्रूटल रेफरेंस होगा, और कैसे आसमान और अजय तलवार के पहले सीन में ही स्टोरी का सबसे बड़ा हिंट था। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड बाय द वे, समीर वांकड़े ने सच में डेफेमेशन केस कर दिया है, उनका नाम कब लिया एंड वो प्रूव कैसे करेंगे कि वो वही है। अबे व्हाट? बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो पहला जंप सीन है, आई थिंक इट इज जोकिंगली अ मेटा रेफरेंस टू द फेमस मिशन इम्पॉसिबल सीन जहाँ पे टॉम क्रूज जंप मारते हुए खुद इंजर्ड हो जाते हैं। फिल्म में वो सीन कंटिन्यू रहता है चाहे वो इंजर्ड हो गए थे। वहीं बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये सीन एक एंट्री पॉइंट बनता है आसमान के लिए क्योंकि ओरिजिनल स्टंटमैन इंजर्ड हो चुका है। ऑल्सो मुझे ये जंप देखते हुए बस्टर कीटन की जो फेमस जंप मानी जाती है जिसमें वो नीचे गिर गए थे वो याद आती है। शायद उसको भी ये रेफरेंस हो सकता है। ये जो संजीव नाम का रिव्यूअर दिखाया गया है जो इंग्लिश रिव्यूज करता है एंड ही इज मोस्टली क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, ये डेफिनेटली राजीव मसन पे बेस्ड है। वही इसी तरह के जर्नलिस्ट थे जो इस तरह से रिव्यू दिया करते थे, इसी स्टाइल से। ऑल्सो वो अपने ब्लाइंड आइटम्स में बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी लीक करते थे बॉलीवुड की। इस सीन में जो ऑफिसर रेड करने आता है ये समीर वांकड़े से इंस्पायर्ड है डेफिनेटली, बिकॉज आर्यन खान के केस में वही मेन ऑफिसर थे। आर्यन ने इस सीन से ये बताने की कोशिश की है कि कैसे रेड मारते वक्त सिर्फ बॉलीवुड के पॉपुलर लोगों को सिलेक्टिवली पकड़ा जा रहा था, बाकी जो लोग पॉपुलर नहीं थे उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा था। इस सीन के थ्रू उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। और उनके पीछे जो ये इंसान है जिसके बाल नहीं है, ये वही इंसान लग रहा है जिसने आर्यन खान के साथ कस्टडी में सेल्फी ली थी एंड दिस सेल्फी वाज सो वायरल। तो आर्यन ने उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है। बॉलीवुड वाले भी ना। चला। एपिसोड 1 जब खत्म होता है तो सोडा वाला बोलता है एंड बैंग, फिर आता है टाइटल डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। सो यहाँ पे आर्यन ने अपने पर्सनल लाइफ में हुए केस की मौकरी की है। सोडा वाला का जो कैरेक्टर है सोशल मीडिया पे लोगों को लग रहा है कि ये नाडियाद वाला से इंस्पायर्ड है, पर मुझे लगता है कि ये यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा पे बेस्ड है। एक तो उनकी शक्ल भी उनसे काफी मिल रही है, उसके बाद जो ये 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है उसके लिए यशराज प्रोडक्शन हाउस ही फेमस है। वो बहुत सारे न्यू कमर्स को एक 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके दौरान वो किसी और के साथ फिल्में नहीं कर सकते जब तक उनके साथ वो 3 फिल्में ना कर ले। कुछ एक्टर्स के लिए ये चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है, कुछ के लिए नहीं। सुशांत सिंह राजपूत वॉज द वन जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 2 फिल्म के बाद तोड़ दिया था। एंड इवन श्रद्धा कपूर की भी न्यूज आई थी कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया था। सो वेब सीरीज में भी आसमान को इसी तरह के एक यंग एक्टर की सिचुएशन में दिखाया जाता है जहां पे ही इज प्रेशराइज्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा आदित्य चोपड़ा की एक और डिटेल सोडा वाला से रिसेंबल करती है। इस सीन में सोडा वाले के पीछे आप एक फोटो देखो, ये फोटो एग्जैक्टली यश चोपड़ा जी की फेमस फोटो की तरह है। सो आई गेस इट वुड बी क्लियर नाउ कि आदित्य चोपड़ा पे ही ये कैरेक्टर सेटअप किया गया है। जब सोडा वाला एक सीन में कहता है एफिंग, ये लाइन मनीष चौधरी के रॉकेट सिंह के कैरेक्टर को रेफरेंस है। उस फिल्म में वो एक बॉस का रोल प्ले करते हैं और वो इसी तरह की लाइन रणबीर के कैरेक्टर को बोलते हैं। You think you can go and spoil our relations with clients and nothing will happen to you? जरद सक्सेना का कैरेक्टर देखने में तो बहुत ही कॉमेडी रिलीफ लगता है, बट डीप डाउन ही रिप्रेजेंट्स एवरी स्ट्रगलिंग एक्टर जो कभी हार नहीं मानता है। इस कैरेक्टर से बॉलीवुड के उन स्ट्रगलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है जो बस एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 15-20 साल तक वो वेट करते हैं एक रोल के लिए। जरज का कैरेक्टर फनी तो था बट बहुत इमोशनल भी था। जरज का जब वो सीन आता है जहाँ पे ही सेज इट्स नॉट फनी, ये रेफरेंस जिंदगी में दोबारा से लिया गया है जहाँ पे ऋतिक इसी तरह की लाइंस बोलते हैं। अब बात करते हैं गफूर की।
गफूर का जो लुक है मुझे लगता है कि वो शाहरुख के रईस के कैरेक्टर से अडेप्ट किया गया है. Both of them are styled in a very similar way. Also, since Arshad Warsi is playing गफूर, तो कहीं ना कहीं ये मुन्ना भाई के सर्किट को भी एक ट्रिब्यूट है कि वो लाइफ में कितना बड़ा डॉन बन चुका है. इस सीन में अगर आप आसमान का घर नोटिस करो तो दीवार पे पोस्टर नजर आता है. ये पोस्टर गुरुदत्त का है. इसी तरह से दूसरे एपिसोड में मैंने गुरुदत्त का ये वाला पोस्टर नोटिस किया था. ऐसी चीजें अभी सोशल मीडिया पे नहीं पहुंची हैं, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. शो में जो राउंड टेबल सीन है जहां करिश्मा और आसमान की इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की डिबेट होती है, दिस इज क्लियरली टेकन फ्रॉम द रियल लाइफ राउंड टेबल मूवमेंट ऑफ सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अनन्या पांडे. उधर भी इसी तरह की बातें हुई थी और राजीव मसन ने ही वो राउंड टेबल लिया था. इससे क्लियरली प्रूव होता है कि संजीव का कैरेक्टर राजीव पे ही बेस्ड है. It's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not I right. think everybody has their own struggle. सबका struggle अलग होता है. But difference ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. ये मतलब ऑल्सो इसी मोमेंट से रिलेटेड एक और ट्रिविया. रियलिटी में जब अनन्या और सिद्धांत की एक क्लिप वायरल हुई थी तो करण जौहर ने सच में उन्हें गहराइयां फिल्म में एक साथ कास्ट किया था. सो दिस मोमेंट शोन इन द सीरीज माइट एक्चुअली बी अ रियल मोमेंट ऑफ करण's डिसीजन मेकिंग अबाउट अनन्या एंड सिद्धांत. आसमान की मैनेजर उसे जब वो मैन स्मूथ लोशन के एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है तो वो उसे कुछ कैश हैंड ओवर करती है. वो कहती है कि कैश ले ले, इससे टैक्स बचेगा. दिस स्मॉल सीन एक्सप्लेन्स कि इंडस्ट्री में कैसे अभी भी कैश में डील बहुत होता है एंड दिस इज अ हिंट कि ब्लैक मनी डील्स आर स्टिल हैपनिंग. इसके अलावा आप जरा कैश पे जरा जूम इन करो, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो लिखा गया है चिल्ड्रंस अकाउंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे भी थोड़ा आर्यन ने खेल लिया है. आसमान के फादर की जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम उसके और परवेज की लड़ाई हो चुकी होती है. फिर जब वो अपने फादर की चिता को आग दे रहा होता है तो उसी वक्त परवेज का हाथ भी हमें दिखाई देता है एंड ये बिल्कुल कभी खुशी कभी गम के उस फेमस सीन को एक रेफरेंस है. उस फिल्म में भी वो सीन इसी इंटेंसिटी से आता है. वेब सीरीज में भी उसी नैरेटिव को यहाँ पे यूज किया गया है. जब आसमान और परवेज एक नाइट क्लब में होते हैं तो वहाँ पे शाहरुख खान का फेमस पलट पलट डीडीएल वाला सीन रिक्रिएट किया जाता है. बट आर्यन खान ने ना इसको एक अपने स्टाइल से ही रीमिक्स किया है. जब डीडीएल में ये सीन आता है तो राज अपनी ट्रू लव सिमरन को ये डायलॉग बोलता है एंड शो में आसमा एक रैंडम लड़की को वन नाइट स्टैंड टाइप वे में ये डायलॉग बोल रहा होता है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जैसे आसमा पलट बोल रहा होता है और वो लड़की पलटने वाली होती है, देन आता है कट और फिर आता है फेस करिश्मा का. मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही क्लेवर रीमेक्स था एक आइकॉनिक सीन का. आर्यन ने इस सीन की जो इंटेग्रिटी है वो खराब नहीं होने दी बिकॉज उन्होंने एंड में आसमान जिससे ट्रूली प्यार करता है उसका चेहरा दिखाया है. आसमान को जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है तो वो सिर्फ बहुत इमोशनल होता है क्योंकि ही हैज रिसेंटली लॉस्ट हिज फादर. वो अपनी स्पीच में उनको याद करता है और वो अपने फादर को ही ये अवार्ड डेडिकेट करता है. अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी डिटेल है जो आपको नोटिस करनी चाहिए. ये डिटेल शाहरुख खान से रिलेटेड है. जब आसमा ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा होता है तो कट टू 2 सेकंड के लिए शाहरुख खान पे कैमरा जाता है एंड वो इस स्पीच से रिलेट करते हैं. बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे शाहरुख खान की लाइफ को रेफरेंस किया गया है क्योंकि जब वो खुद एक यंग एक्टर थे, जब उनकी शुरुआत हुई थी, जब उन्हें अवार्ड्स मिलना शुरू हुआ था, तब उनके फादर उनके साथ नहीं थे. ही डाइड इन 1981 एंड शाहरुख जब अपने अवार्ड्स जीतते थे तो वो उनको ही याद करते थे. सो इस सिंपल सी मोमेंट से आर्यन ने शाहरुख की पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही रियल मोमेंट आसमान के कैरेक्टर के थ्रू हमें दिखाया है. ऑल्सो अगर आप इस सीन की फ्रेमिंग देखो तो SRK के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है साइड पे बेस्ट एक्टर. यहाँ पे कोई भी सीन हो सकता था, कुछ भी दिख सकता था क्योंकि ये ऑलरेडी सीन ब्लर्ड है. बट आर्यन मेड श्योर कि अगर शाहरुख के पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई आउट ऑफ फोकस चीज भी दिख रही है तो वो भी एक रेफरेंस हो. सो इन अ वे ही सेइंग कि शाहरुख इज ऑब्वियसली द बेस्ट एक्टर. SRK फैंस के लिए अब एक स्पेशल रेफरेंस. शाहरुख की जो फिल्म फर्स्ट शो में एंट्री हो रही होती है तो उनका जो पहला शॉट होता है उनके शूज दिखाए जाते हैं. अगर आप नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो तो उनके शूज पे ना पूरे क्राउड का रिफ्लेक्शन है जो उनके सामने बैठा है. ये शॉट इसीलिए इस तरह से दिखाया गया है क्योंकि शाहरुख के कदमों में पूरी दुनिया है. मेरे ओपिनियन में ये काफी बैड एस डिटेल थी. आसमान जब स्पीच दे रहा होता है तो आप उसके जेस्चर्स नोटिस करो, द वे ही इज थैंकिंग हिज फादर. अब कट टू रियलिटी. जब शाहरुख खान ने पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता था तो उन्होंने इसी तरह से वो अवार्ड अपनी मदर को डेडिकेट किया था. एग्जैक्टली इसी तरह के जेस्चर्स से उन्होंने अपनी ट्रॉफी को अपनी मदर को डेडिकेट किया था और वही सेम जेस्चर्स आर्यन ने आसमान को दिए हैं अपना अवार्ड रिसीव करते हुए. शो में दिखाया जाता है कि अर्जुन कपूर को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. ये अपने आप में ही सबसे बड़ा सार्काज़म है बिकॉज अर्जुन कपूर कीप्स ऑन गेटिंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लो लिमिटेड एक्टिंग. ऑल्सो अर्जुन कपूर ने भी ये जोक अपने ऊपर काफी अच्छे से लिया. एंड बाय द वे अगर कभी इस शो का सीजन 2 बनता है तो अर्जुन कपूर वापस आने चाहिए और इनका ये वायरल मीम वाला मोमेंट रिक्रिएट होना चाहिए. एंड बाय द वे बेस्ट एक्टर के अवार्ड के बिल्डअप में वो जो नॉमिनेशंस आ रहे होते हैं ये एग्जैक्टली ओम शांति ओम के मोन्टाज से सिमिलर है. नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स, किस तरह के पूरे शो में हिंट्स दिए गए थे, अब उनकी बात करते हैं.
सबसे पहले तो इस सीन में जब ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इन दोनों के हाथों के आप जेस्चर्स देखना किस तरह से हैं। फर्स्ट इंस्टेंस पे तो वी डोंट इवन नोटिस कि ये कितना बड़ा डिटेल होगा आगे जाके, बट नाउ कट टू मैं हूं ना को याद करो, जहां लकी और राम दोनों भाई हैं और दोनों का जेस्चर, वो साइड से ऐसे हाथ निकालना, वो सेम होता है। काफी फिल्मी चीज है, बट इट मेक्स अस बिलीव कि दोनों भाई हैं और इनका डीएनए कहीं ना कहीं सेम है। इसी सीन को रेफरेंस देते हुए वेब सीरीज में आसमा और करिश्मा के बीच ऐसा कुछ दिखाया जाता है। ये जो जेस्चर है दोनों ने जिस तरह से एक जैसा किया है, ये एग्जैक्टली एक गिव अवे था कि एक्चुअली में सिबलिंग्स हैं। इसके अलावा ये भाई बहन वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है, ये भी एक बहुत बड़ा हिंट था। अब मेरी मॉम या बहन होती तब भी वही करता ना। मैं तुम्हारी मॉम या बहन लगती हूँ? सॉरी, पर मेरी मॉम तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और राखी बांधनी है तो बांध ले। मेरा एक भाई है और वही काफी है। जब आसमान पहली बार अजय तलवार से मिलता है तो आसमान सेज ह्यूज फैन ऑफ यू सर, और रिप्लाई में अजय तलवार कहता है कांग्रेट्स बेटा। बेटा, यहाँ पे बेटा बोल के डेफिनेटली एक सटल सा हिंट छोड़ा गया था, क्योंकि बाद में जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट रिवील होगा, दिस वर्ड विल मेक मोर सेंस। अब बात करते हैं आसमान की मदर नीतू की और अजय तलवार की। सिंस यू नो कि क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि अजय और नीतू के बीच एक रोमांटिक एंगल रहा था व्हेन दे वर शूटिंग द सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला। अब ये पूरा क्लाइमैक्स का हिंट हमें वेब सीरीज के पहले एपिसोड में ही दे दिया गया था। क्लाइमैक्स देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि जब नीतू अजय तलवार से उस पार्टी में मिली थी, नीतू जब अजय तलवार को हेलो करती है तो उस वक्त ना बैकग्राउंड में गाना सुनना कौन सा था? सॉरी सर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यही गाना बैकग्राउंड में चल रहा होता है। मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही इंप्रेसिव डिटेल थी, क्योंकि जब हम ये सीन पहले एपिसोड में देख रहे होते हैं तो हम इस गाने को एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह ले रहे होते हैं कि हाँ आगे सीन चल रहा है और पीछे गाने चल रहे हैं, बट डीप डाउन इनसाइड इट होल्ड्स अ वेरी ट्रॉमेटिक सीक्रेट ऑफ आसमान्स लाइफ। अब बात करते हैं आसमान के चाचा अवतार जी की। सीरियसली उनका गाना तेनू की पता मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। सो उनके अराउंड एक डिटेल है कि जब आप उनके घर का ये शॉट देखते हो तो वहाँ पे मोहम्मद रफी का पोस्टर नजर आता है। सो दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स कि अवतार जी मोहम्मद रफी के फैन हैं। शो में ब्रेकिंग बैड का जो फेमस डायलॉग है आई एम डेंजर, इसका भी रेफरेंस है। जब परवेज मास्क पहन के ऊपर चढ़ा होता है तब वो ये चीज बोलता है। इसके बाद जैसे वॉल्टर वाइट अपनी फैमिली के लिए कितना प्रोटेक्टिव होता है, उसका फेमस डायलॉग अगर आपको याद हो तो ही सेज एवरीथिंग आई डू इट टू प्रोटेक्ट दिस फैमिली। सिमिलरली अजय तलवार भी एक इंपॉर्टेंट सीन में इसी तरह की लाइन बोलता है, Everything I did for this family. Everything I did for you. जरज का जो शो में बास्केटबॉल सीन आता है, इट इज अ क्लियर रेफरेंस टू कोई मिल गया। कोई मिल गया में राज का कैरेक्टर बास्केटबॉल खेलता है, वहां पे भी उनकी टीम की जर्सी येलो कलर की होती है, और वेब सीरीज में उस सीन को रेफरेंस देते हुए उनको यहाँ पे येलो ट्रैक सूट ही पहनाया जाता है। जरज एक सीन में करण को फोन करता है काम मांगने के लिए, एंड देन करण हैरान हो जाता है कि उनको उसका नंबर कैसे मिला, बट देन ही सेज मैं कोई भी बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज अ रेफरेंस टू हिज फेमस फिल्म जानी दुश्मन। कौन बोल रहा है? राजेश यार। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। चलो अब देखते हैं इस सीन को जहाँ पे अजय तलवार का आईपैड का इनबॉक्स मैसेजेस दिखाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे मैसेज देखो कि यहाँ पे सनी का नाम लिखा हुआ है, और सनी देओल कह भी रहे हैं कि व्हाट्सअप ब्रो, दिस इज अ मेटा रेफरेंस टू बॉबी देओल्स बिग ब्रदर सनी देओल। अगर आप इस मैसेज के नीचे देखो तो रणविजय सिंह का मैसेज दिखाई दे रहा है, दिस इज अ मेटा रेफरेंस टू रणविजय फ्रॉम एनिमल। शो में ओरी भी नजर आते हैं कैमियो देते हुए, बहुत ही माइन्यूट से कैमियो, बट इस कैमियो में भी बहुत ज्यादा हरकतें कर दी हैं। आप यहाँ पे क्लोजली नोटिस करना कि ओरी की जैकेट पे क्या लिखा है, गौर से देखो, आप खुद ही पढ़ो। बड़ा हरामी हो बेटा। गफूर के गुंडे जब आसमान को फिल्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं तो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहते हैं, Shoes you can't offer. क्यों अंग्रेजी की वहां बहन करवाएगा? सॉरी भाई। ये आप सबको पता होगा कि फिल्म गॉडफादर का ये आइकॉनिक डायलॉग है जिसको ट्विस्ट करके इन गैंगस्टर्स पे दिखाया गया है। जब करण जौहर आसमान और करिश्मा का राउंड टेबल देखते हैं तब उसके बाद वो आसमा की मैनेजर को कॉल करते हैं, एंड देन ही सेज आई लाइक इट, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से करीना K3G में कहती हैं। I like it. I like it. शो में शाहरुख की रियल लाइफ से जुड़े शॉपकीपर मिश्रा जी भी दिखाई देते हैं, जो पान और सिगरेट्स बेचा करते थे एक टाइम पे शाहरुख को। इस सीन में यहाँ पे आप उनको नोटिस कर सकते हो। ये इंसान शाहरुख की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको जीना इसी का नाम है शो में भी मेंशन किया गया था। सो इट्स गुड टू सी कि आर्यन ने उन्हें भी एक ट्रिब्यूट दिया है। अब बात करते हैं क्विंटन टैरेंटिनो के एक छोटे से रेफरेंस की। देखो, जिन्होंने टैरेंटिनो की फिल्म्स को क्लोजली फॉलो किया है वो जानते होंगे कि टैरेंटिनो को कैरेक्टर्स के फीट दिखाना बहुत पसंद है। ही बेसिकली हैज अ फुट फेटिश। आर्यन ने भी ऐसा ही एक शॉट लिया है करिश्मा के फीट का। देखा जाए तो इस शॉट की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट स्टिल ही चोज अ क्लोज अप ऑफ हर फीट। दिस एक्सप्लेन्स कि आर्यन माइट आल्सो हैव अ फुट फेटिश लाइक टैरेंटिनो, और मे बी ही इज गिविंग अ स्मॉल होमाज टू टैरेंटिनोज फिल्म्स।
एस राजामौली और आमिर खान का जो कैमियो आता है ना, जहाँ पे वो इडली सांभर और वड़ा पाव की डिस्कशन कर रहे होते हैं, मेरे ओपिनियन में वो एक बहुत ही क्लेवरली स्टेज्ड कैमियो था। फॉर एग्जाम्पल, राजामौली और आमिर खान दोनों को परफेक्शनिस्ट माना जाता है और हम एज ऑडियंस सोचते हैं कि ये दोनों इस तरह के आर्टिस्ट जब भी मिलते होंगे तो मस्त क्रिएटिव बातें करेंगे। आसमा का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारी तरह ही दिखाया गया है, बट रियलिटी में दीज परफेक्शनिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सो नॉन सीरियस, समथिंग सो डम। आर्यन इज ट्राइंग टू शो कि जिन लोगों को हम परफेक्शनिस्ट मानते हैं वो भी फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के ऊपर इस तरह की डिस्कशन दिखाई गई है। ओए रिवॉल्वर इधर आ। इडली और वड़ा पाव, सोच मत इडली सांभर या वड़ा पाव। वड़ा पाव। क्या यार, इडली सांभर सर, इडली सांभर हट, इडली सांभर हट, अरे हट। अब बात करते हैं इस वीडियो की फाइनल ट्रिविया की, फाइनल रेफरेंस की, और ये बहुत ही डीप है। इस रेफरेंस के लिए मैं आर्टिकल पढ़ना चाहूंगा एक, जो अनस आरिफ ने लिखा है। अनस टीम सोशल का 3-4 साल से पार्ट थे और अब वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव राइटिंग कर रहे हैं। उनका बैड्स ऑफ बॉलीवुड पे आपको आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने बेसिकली शो के बारे में लिखा है कि शाहरुख की लाइफ के अराउंड पूरे शो की स्टोरी बार बार घूमती है और आर्यन ने शाहरुख की लाइफ में जो भी हुआ है वो आसमान के थ्रू और उसके फादर के थ्रू दिखाया है। जैसे जब वो सीन आता है जहाँ आसमान के फादर उसे मोटिवेट करते हैं, वो समझाते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, पर कभी भी झुकना मत। ये डायलॉग शाहरुख और आर्यन का रिलेशनशिप भी दिखाता है, जहाँ आर्यन की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ उन्हें हर कोई नीचा दिखाना चाहता था, बट शाहरुख ने हमेशा उनको सपोर्ट किया विदाउट मेकिंग एनी मीडिया इंटरेक्शंस। कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं की, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने हर चीज को हैंडल किया। कोई और होता ना तो मीडिया के सामने बहुत फुटेज लेता, विक्टिम कार्ड खेलता, बट शाहरुख ने ऐसा कुछ नहीं किया। दैट इज व्हाई शाहरुख इज डिफरेंट। आर्यन ने इस सीन के थ्रू शाहरुख खान ने जो भी उनको टीचिंग्स दिया एज अ फादर, उस चीज को यहाँ पे दिखाया है। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द शो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कुछ रेफरेंसेस, कुछ ट्रिवियाज, कुछ बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स जो डेफिनेटली शो को और भी बेटर बनाती हैं। आपको ये शो कैसा लगा और आपने कौन सी डिटेल्स नोटिस की वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपकी फेवरेट कोई डिटेल हो वो भी कमेंट करना, आपने कुछ नया नोटिस किया हो वो भी कमेंट करना। सो एनीवे, आई टेक अ लीव। अगर आप मेरे ओपिनियन से कनेक्ट करते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू कैन विद माय ओपिनियन यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। इन्होंने बहुत ही करीबी से ये देखा है पूरा शो और बैड्स ऑफ बॉलीवुड को देख के एनालाइज़ किया है। उसमें एक एक पार्ट में देखा है कि उसका किस मूवी में मैच हो रहा है। इट इज़ अमेजिंग कि इतने फोकस से देखना, इतने हर चीज़ को बोलना, ये इससे मैच होता है, ये इससे मैच होता है, इसमें ये दिखाया है, इसमें शाहरुख खान का दिखाया है। तो इतना एनालिसिस इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट कि इतना मतलब आपको आइडिया था कि हर चीज़ जो है कौन सी मूवी में आई थी, कहाँ पे रेफरेंस क्या है। और ऑफ कोर्स आर्यन खान ने भी इसके लिए पूरा अच्छे से प्लान किया होगा, पूरा प्लान बनाया होगा। हाउ टू मेक इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और होपफुली इससे आपको बॉलीवुड के बारे में पता चलेगा, उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा, कितनी डिफ़िकल्टी है। एक डायलॉग जो एक बंदे ने कहा था तो इज़ वेरी गुड कि जो अमीर बच्चे होते हैं वो शुरू करते हैं इस लेवल पे और जो गरीब होते हैं उनका गोल होता है इस लेवल तक आना। मतलब गरीब बच्चा जहाँ पे लेवल पे आता है वहाँ से तो दूसरे लोगों का गेम शुरू होती है। तो बहुत अच्छा बीच बीच में दिखा रहे हैं, दे आर टॉकिंग वेरी गुड। और डिफरेंट सीन्स जो लाइफ में उनको लगे कि इम्पॉर्टेंट है उनको पूरा कंबाइन करके बनाया है। आप बताइए कि आपने देखा बैड्स ऑफ बॉलीवुड, आपको कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।